चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया है। हालांकि चीज़ों को छुपाने में चाइना का नंबर पहला आता है, लेकिन यहाँ पर ये क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूरी इकोनॉमी अब इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ गई है। तो आज हम इसी क्राइसिस के बारे में बात करेंगे जिसमें चाइना पूरी तरह से फंस गया है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये क्राइसिस चाइना को फेस करना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में चाइना की गलतियों से सीखने जैसा काफ़ी कुछ है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है कोडिंग इन्वेडर्स, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। चाइना में एक आदमी पिछले 3 सालों से हर महीने अपने लोन पर लिए हुए फ्लैट की किस्त 3000 युआन दैट इज 35,000 रुपीज हर महीने पे कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे अपना घर नहीं मिला है और इसीलिए वो अपना EMI मिस करने वाला है। लेकिन ये बात सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये बात है पूरे चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर की। कुछ ही महीनों पहले चाइना के हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है ये कहकर कि वहाँ के जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उन्होंने उनका फ्लैट अभी तक हैंडओवर नहीं किया है और जब तक ये फ्लैट हैंडओवर नहीं करेंगे तब तक आगे की किस्त वो नहीं पे करेंगे। अब ये सुनकर आप में से कई सारे लोग तो यही कहेंगे कि अगर आपको फ्लैट हैंडओवर नहीं किया है तो आप EMI क्यों पे कर रहे हो। लेकिन चाइना की अगर हम रियल एस्टेट पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ पर घर लेने से पहले ही लगभग सारी किस्तें पूरी की जाती हैं और उसके बाद उस घर या फ्लैट को हैंडओवर किया जाता है। तो उस टाइम में जो भी पैसा उस पर्सन से, उस बिल्डर को मिलता है, वो उन पैसों से उस फ्लैट को कंस्ट्रक्ट करते हैं और लास्ट में उसे हैंडओवर करते हैं। हालांकि लोगों के सामने दिक्कत यह है कि पिछले 10 साल में चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ गया है कि फ्लैट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में इस ऑप्शन को चुनने के अलावा लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और इस ऑप्शन में रियल एस्टेट डेवलपर्स काफ़ी बड़े बड़े डिस्काउंट्स भी देते हैं, जिसके लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए भी एक मौका बन जाता है उस फ्लैट को खरीदने का। पिछले कई सालों से लोग ऐसा ही करते आए हैं और उन्हें टाइम पर फ्लैट्स मिलते भी आए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। पिछले 8 से 9 महीने से फ्लैट की डिलीवरी लगभग बंद हो गई है। कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से रुक चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे और इस वजह से जिन लोगों ने फ्लैट खरीदा है वो लोग कंप्लीटली फंस चुके हैं और इस वजह से चाइना में बॉयकॉट मॉर्गेज का ट्रेंड शुरू हो गया है, जहां पर लोगों ने EMI पे करना बंद कर दिया है और इसका सीधा इम्पैक्ट वहां के 300 डेवलपर्स पर हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लगभग चाइना के हर एक एरिया में कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गए हैं क्योंकि लोगों ने मॉर्गेज बॉयकॉट का ट्रेंड शुरू कर दिया है। चलो तो बात करते हैं कि यहाँ पर जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वो अचानक से बंद क्यों हो रहे हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि चाइना के लिए उसका रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सेक्टर में पिछले 2 दशकों से बूम चल रहा है और ये बूम चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से US में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्टॉक्स है, उसके बाद बॉन्ड्स और उसके बाद हाउसिंग है। लेकिन अगर हम चाइना के ग्राफ को देखें तो हमें पता चलता है कि चाइना में स्टॉक्स और बॉन्ड्स के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा मार्केट हाउसिंग का है। इसे अगर हम GDP टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो रियल एस्टेट चाइना की GDP में 7% कंट्रीब्यूट करता है और रियल एस्टेट से जुड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो चाइना की GDP में 17.2% कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि चाइना के रियल एस्टेट एक्टिविटी में 20% का ड्रॉप हो सकता है, जिसकी वजह से चाइना की GDP 5 to 10% गिर सकती है। अब चाइना के इंटरनल पॉलिसीज की वजह से चाइना में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई चेन कंप्लीटली डिसरप्ट हो गई है और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कई सारी कंट्रीज और कंपनीज +1 स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रही है, जहां पर वो चाइना में इन्वेस्ट करना अवॉइड कर रहे हैं और उसके बजाय कोई एक अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। अब चाइना के बाद कई सारी कंट्रीज को इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन लग रहा है, इसलिए कई सारी कंपनीज ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, जैसे कि एप्पल। और क्योंकि कई सारी कंपनीज इंडिया आ रही है इसलिए यहाँ पर टेक एम्प्लॉयज़ की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा को देखते हैं तो यहाँ पर टेक एम्प्लॉयज़ की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अट्रिशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि सप्लाई डिमांड का काफ़ी गैप हो गया है। टेक एम्प्लॉयज़ की डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, वही सप्लाई काफ़ी लिमिटेड रहा है। तो कई सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर जनरली 10 to 25 लाख के पैकेजेस मिल रहे हैं। अब जब बात आती है स्किल को सीखने की तो चाहे आप टेक बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, आप बड़ी आसानी से इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। तो अगर आपको एक स्किल्ड फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो यहाँ पर आपकी मदद कर सकते हैं हमारे आज के वीडियो के प्रायोजक कोडिंग इन्वेडर्स, जो कि इंडिया का एक बहुत ही सेफ और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जिनके 300 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स है।
जो आपको जॉब गारंटी प्रोवाइड करते हैं और इनफैक्ट इनरोलमेंट से पहले ही जॉब गारंटी अग्रीमेंट कर देते हैं विथ मनी बैक गारंटी। ये 9 मंथ का कोर्स है जहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर रियल टाइम बिजनेस केस स्टडीज ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है जो कि कंप्लीटली जॉब ओरिएंटेड है। और यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी लोग यहाँ पर आपको सिखाएंगे वो Amazon, फिलिप्स, डेलॉयट जैसी कंपनी से है जो आपको 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं विद पर्सनल लर्निंग कोऑर्डिनेटर। और इस कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको 1 मंथ की इंटर्नशिप मिल जाती है फॉर श्योर, और उसके बाद आपको गारंटीड जॉब भी मिल जाती है। ऑलरेडी कोडिंग इन्वेडर्स के इस इनिशिएटिव की वजह से 20,000 से ज्यादा लर्नर्स का जो करियर है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर आप भी इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो कोडिंग इन्वेडर्स को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। अब कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये कोविड की वजह से हुआ होगा, लेकिन आपको बता दूं कि कोविड के बाद चाइना के रियल एस्टेट मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी की थी। एक्चुअली इस फाइनेंशियल क्राइसिस की जो जड़ है उसकी शुरुआत आज से 10 से 15 साल पहले हुई थी, जब चाइना के जो छोटे छोटे शहर थे वहाँ के लोग चाइना की बड़ी सिटीज में आने लगे, क्योंकि अब चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई। और ऐसे में लोग चाहते थे कि उनका भी एक घर चाइना की किसी बड़ी सिटी में हो, और इसी के चलते चाइना में एक रियल एस्टेट बूम आने लगा। अब ये बूम इतना स्ट्रॉन्ग था कि चाइना के कई सारे बड़े बड़े ग्रुप्स अब रियल एस्टेट में एंटर करने लगे इस अपॉर्चुनिटी को देखकर, और इसके लिए अब उन्हें चाहिए था कैपिटल। और उन्होंने बैंक्स को कन्विंस किया कि यहाँ से आगे चाइना में जो फ्लैट्स है, रियल एस्टेट है, उनकी डिमांड लगातार बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से फ्लैट्स की प्राइसेस भी लगातार बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर आप रियल एस्टेट कंपनीज को लोन देते हो तो आपको भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और एक बड़ा मार्केट भी कैप्चर करने मिलेगा। हालांकि चाइना के बैंक्स को भी यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज को बहुत ज्यादा लोन देना शुरू किया। अब यहाँ पर जो सक्सेस रियल एस्टेट कंपनीज को मिल रहा था, इससे उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने एट ए टाइम कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, और उसके लिए जो पैसा चाहिए था वो कुछ बैंक से लिया, तो कुछ जो फ्लैट ओनर थे उनसे एडवांस में लेना शुरू किया और डिस्काउंट में फ्लैट्स बेचना शुरू किया। साल 2012 से रियल एस्टेट कंपनीज का ये क्रेडिट कितना तेजी से बढ़ रहा है ये इस ग्राफ से देखने मिल सकता है। अब ये जो बढ़ते हुए कर्ज की प्रॉब्लम है ये शी जिनपिंग गवर्नमेंट को पता चल गई, और शी जिनपिंग गवर्नमेंट तो बहुत तेज, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, इसे अगर हम अप्लाई करते हैं तो फिर आगे फाइनेंशियल क्राइसिस का सवाल ही नहीं आएगा। अब इन्होंने क्या किया, 3 रेड लाइन पॉलिसी लाई, जिसमें 3 बेंचमार्क सेट किए गए। अब कोई भी रियल एस्टेट कंपनी इसमें से एक बेंचमार्क को एक्सीड करती है तो उस कंपनी को लोन नहीं मिलेगा, जिससे चाइनीज गवर्नमेंट को लगा कि ये सोल्यूशन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। लेकिन एक्चुअल में जो हुआ वो उसके कंप्लीटली विपरीत था, और उसने कंप्लीटली चाइना को फाइनेंशियल क्राइसिस में ढकेल दिया है। अब हुआ ये कि चाइना की ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनीज ने इन बेंचमार्क को एक्सीड किया, जिसकी वजह से उनका लोन बंद हो गया। अब लोन बंद हो गया लेकिन प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिए हैं, अब पूरे करेंगे कैसे, तो इन्होंने प्रोजेक्ट वैसे के वैसे छोड़ दिए। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी एडवांस पे किया था उन फ्लैट्स के लिए, अब वो रास्ते पे आ गए कि हमारा तो पूरा पैसा चला गया, और इसीलिए अब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है कि हमें हमारे फ्लैट वापस दो। इस ग्राफ से क्लियर आइडिया आ जाती है कि 3 रेड लाइन पॉलिसी ने चाइना के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। यहाँ पर ज्यादातर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू तो हुए लेकिन कंप्लीट ही नहीं हो पाए, और इसी की वजह से हमने देखा था लास्ट टाइम कि चाइना की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड ने 300 बिलियन के लोन का डिफॉल्ट कर दिया है। अब ये सिर्फ अकेली कंपनी नहीं है, ज्यादातर कंपनीज इसी कगार पर है। अगर आप गौर करेंगे तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है चाइना का, ये 2008 के यूएस के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा ही है, जो भी रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से शुरू हुआ था। यहाँ पर भी 20 साल का जो रियल एस्टेट का बूम है वो अब बस्ट होने जा रहा है, और ऐसे में सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर ही नहीं, इसमें बैंक्स भी फंस गई हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में उन रियल एस्टेट कंपनीज को लोन दिए हैं, साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में उन फ्लैट ओनर्स को भी लोन दिए हैं जिन्हें अपने फ्लैट्स मिले ही नहीं हैं, और उन्होंने अभी फ्लैट की जो लोन्स हैं उन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। और इसी के चलते चाइना की जो रियल एस्टेट है उसकी प्राइसेस बहुत तेजी से गिर रही है, और इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को देखकर बाकी लोग भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो ग्राफ भी बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद अब चाइनीज गवर्नमेंट इसे करेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जहां पर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज गवर्नमेंट 2,10,000 करोड़ का एक पैकेज रियल एस्टेट कंपनीज को दे रही है, ताकि वो अपने जो बचे हुए इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरा करे और लोगों को अपने फ्लैट्स दें। लेकिन ये प्रॉब्लम अब इतना ज़्यादा फैल चुका है कि उसे कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता कि 30 या 40 बिलियन डॉलर के पैकेज से सॉल्व हो पाएगा। तो अब इस पहली केस में हमने देख लिया कि रियल एस्टेट, उससे जुड़े सेक्टर, साथ ही बैंकिंग सेक्टर तो अब कंप्लीटली फंस चुके हैं। अब एक और सेक्टर जो प्रॉब्लम है चाइना में वो है पावर सेक्टर। चाइना में पिछले 60 साल का सबसे वर्स्ट पावर शॉर्टेज अभी क्रिएट हुआ है। अब ये कैसे क्रिएट हो गया उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली चाइना में पिछले 60 साल की सबसे खतरनाक हीट वेव आई है। अब इसकी वजह से 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। एक साइड पावर की डिमांड, जो रेसिडेंशियल पावर है उसकी डिमांड 26% से बढ़ गई है, क्योंकि इस हीट वेव का सामना करने के लिए लोग एसी, कूलर्स वगैरह खरीद रहे हैं। दूसरी साइड ये हुआ है कि इस हीट वेव की वजह से साउदर्न चाइना में सूखा पड़ गया है, तो इसकी वजह से वहाँ के ज़्यादातर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जिन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी उन पर्टिकुलर एरियाज में, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पा रहे हैं जितनी ज़रूरत है।
और इसी के चलते चाइना ने कई सारे रेसिडेंशियल एरियाज में और मैन्युफैक्चरिंग हब्स में पावर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। चाइना के सिचुआन और यूनान ऐसे रीजन्स है जहां पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पर काफी डिपेंडेंसी है और इस सूखे की वजह से इस एरिया की 80% पावर डिमांड हाइड्रो पावर से जनरेट होती है। लेकिन इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से वहां की जो पावर कैपेसिटी वो 50% से कम हो गई है। तो एक तरफ यहाँ पर पावर की डिमांड बहुत बढ़ गई है, दूसरी जगह पावर का सप्लाई बहुत ज़्यादा यानी 50% से कम हो गया है। अब इसकी वजह से कोल की डिमांड बढ़ गई है, कोल की डिमांड बढ़ने की वजह से कोल की प्राइस बढ़ गई है। अब वहाँ पर लेकिन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनके ऐसे रूल्स हैं कि कोल की डिमांड बढ़े, ज़्यादा हो कम हो, प्राइस कम हो ज़्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस आप स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब पावर कंपनीज कह रही है कि हम ज़्यादा भाव पर कोल लें और उसे लॉस में बेचें, इससे तो बढ़िया है कि हम हमारा जो काम है वो बंद ही रखें। तो मेंटेनेंस के नाम पर कई सारी पावर कंपनीज ने अपने जो पावर स्टेशन है उन्हें बंद करके रख दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इसे शुरू करते हैं तो हमें लॉस ही होगा और इसकी वजह से अगेन पावर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इन पावर कट्स की वजह से स्टील, नॉन फेरस मेटल, पॉलिस्टर, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो अभी इम्पैक्ट हो रहा है। हालांकि कई सारी कंट्रीज कई सालों से चाइना को क्रिटिसाइज कर रही है कि उनका जो कार्बन इमिशन है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चाइना ने अपना फोकस हमेशा प्रॉफिट्स पर रखा कि मैन्युफैक्चरिंग को चलने देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आता रहेगा। लेकिन यही मैन्युफैक्चरिंग अब उनके लिए प्रॉब्लम की जड़ बन गई है। अब एक और प्रॉब्लम जो चाइना में आग में घी की तरह काम कर रही है वो है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। बहुत पुरानी नहीं, अभी रिसेंटली बात करता हूँ कि अभी 15 अगस्त 2022 को चाइना की 22 सिटीज़ जो चाइना की जीडीपी में लगभग 8% कंट्रीब्यूट करती हैं वो पार्शियल या फुल लॉकडाउन में है। अभी की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी वजह से चाइना में जो फैक्ट्री आउटपुट है वो लगातार नीचे जा रहा है और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो रही है और वो है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कि फिलहाल 5.5% चल रही है। और अगर हम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वहाँ पर तो वो फिलहाल 17% पर आ गई है, जो कि फिलहाल रिकॉर्ड हाई पर है। तो अगर हम इस पूरे एपिसोड को कंक्लूड करें तो हमें ये पता चलता है कि चाइनीज गवर्नमेंट चाइना के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से क्रिएट कर रही है, फिर चाहे वो जीरो कोविड पॉलिसी के जरिए हो या फिर रियल एस्टेट के लिए ऐसी पॉलिसीज को लाने की बात हो जहां पर वो शॉर्ट टर्म के लिए तो काम करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रक्शन ही ज़्यादा कर रही है। तो शी जिनपिंग गवर्नमेंट जो तौर तरीके चाइना की इकोनॉमी पर अप्लाई कर रहे हैं वो चाइना के लिए प्रॉब्लम से क्रिएट कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में हमने ये भी देखा था कि वहाँ पर कई सारी जो टेक कंपनीज हैं उन पर क्रैकडाउन चल रहा है, तो वहाँ पर भी जॉब क्रिएशन या बाकी चीज़ें हो, प्रॉब्लम्स लगातार क्रिएट हो रही है। और हमें लगता है कि ये तो बस शुरुआत है, ये सारी प्रॉब्लम्स कंपाउंड होकर चाइना के लिए एक बहुत बड़ी आफत लेकर आने वाले हैं। अगर आपको आज का एपिसोड वैल्यूएबल लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ पर हम बात करेंगे कि इंडिया का जो IT सेक्टर है वो फिलहाल स्ट्रगल क्यों कर रहा है। और जाते जाते आप कोडिंग इन्वेडर्स को भी जरूर चेकआउट कीजिए, टेक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फिलहाल सभी के लिए अवेलेबल है।